सभी लोग अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जिसको बोलना होगा वो बोलेगा। ठीक है। गुड गुड इवनिंग चलिए, सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आज हम शुरू कर रहे हैं पीपीबी में जो मॉड्यूल ए है। उस मॉड्यूल ए में जो हमारा ऑफ बैलेंस शीट वाला चैप्टर है, फैक्टरिंग फॉरफिटिंग ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें से एलसी को हमने कवर किया था। अब हम फैक्टरिंग फॉरफिटिंग को कवर करेंगे। ठीक है। तो फैक्टरिंग फॉरफिटिंग को जो कवर करेंगे उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारा इससे लिया जाएगा, जो कि हमने मॉर्निंग में टॉपिक पढ़ा था। और रिक्वेस्ट एक है, जो लोग बहुत शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, केवल कुछ लाइनें पढ़ के पास होना चाहते हैं, उनके लिए शायद ये क्लास बेनिफिशियल नहीं रहेगी। क्योंकि अब एग्जाम का स्टैंडर्ड वो बिल्कुल नहीं रह गया है कि आप कुछ पढ़ के जाएं और पास हो जाएं। इसलिए अपनी तरफ से कोई भी कसर मत छोड़िए। सबसे अच्छी बात ऑनलाइन में ये है कि आपके लिए एक टाइम फिक्स है, उस टाइम पर आप आएं, और बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम से कम सुनते रहें। और 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, सुनते रहेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें कुछ काम की चीज़ ना हो, या जो हम हमारा एग्ज़ाम है उसमें से कुछ फ्रूटफुल ना निकल के आए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वो लोग जो पास होना चाहते हैं कोई भी क्लास मिस मत करें। आपकी बुक को ही पूरा रेप्लिका कर रहे हैं हम। पूरी बुक में एक एक बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल बैंकिंग आपको आती है, जो टेक्निकल पॉइंट हैं, कुछ फैक्ट हैं जो आपको वैसे नहीं पता थे, इस क्लासेस में वो हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये क्लास इंपॉर्टेंट है जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन के लिए। जेआईबी का पीपीबी में यूनिट नंबर 7 है। सीआईबी का बीएफएम में यूनिट 4 है, फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर। उसमें फैक्टरिंग फॉरफिटिंग का है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। और अगर वो क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपके सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके 50 मार्क्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और 50 मार्क्स में बढ़ने के लिए 40 से 50 चाहिए होते हैं। मीन्स 40 तो वैसे ही आ जाते हैं। वो 10 मार्क्स जो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत से आते हैं, उनके लिए क्लासेस चल रही हैं। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के 79 मार्क्स आए थे पीपीबी में। इस क्लास का रेगुलर स्टूडेंट है वो, था मतलब जब उस समय जब जेआईबी किया था। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब कुछ कवर करते हैं, कोई क्लास मिस मत करिए। यूट्यूब वाले, और यूट्यूब वाले जो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं, लिंक शेयर कर दीजिए। और इसमें कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये चैनल हमारा दूसरा जो जिसमें सिर्फ बैंकिंग की बात करते हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं हमें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करा ही जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। सामने स्क्रीन पर आप देखिए, यूनिट नंबर 7 है। और यूनिट नंबर 7 में ये टॉपिक हमारा चल रहा है फैक्टरिंग फॉरफिटिंग सर्विसेज एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में हमने मॉर्निंग में एलसी को कवर किया था, अभी कवर करेंगे फैक्टरिंग फॉरफिटिंग। और आपको एक बात और बता दूं कि जो मेरा सबसे बेस्ट वीडियो अभी तक चैनल का रहा है वो फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग का ही रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर वो बेस्ट रहा है तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे उस टॉपिक उसके। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को हमारे साथ पूरा कीजिए। कुछ भी चीज शायद आपकी छूटेगी नहीं इसमें। मुकेश झा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, अभी बात करते हैं हम उनसे। कई बार जब हम पूछते हैं कि कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं कि वो गलती से हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। चलिए, सब सेटिंग हो गया हमारा। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा मुकेश झा है, सुरेश कुमार। आपको अलाउ किया जाता है बोलने को। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये सीआईबी के लिए का है कौन क्या? सा टॉपिक बताया आपने? ये मैंने जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा था उसी समय आंसर किया था कि ये क्लास जेआईबी सीआईबी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। 1 और 2 मार्क्स की बात है। ठीक है। और यूनिट उसमें जो है शायद 4th यूनिट है, फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर।
ठीक है। अभी हम क्योंकि जॉइंट क्लास ले रहे हैं, तो जॉइंट क्लास जब भी लेते हैं तो हम टैक्स कवर करते हैं जेआईबी की बुक से, ठीक है। और उसके बाद जब सेपरेट क्लास लेते हैं तो उस समय हम कवर करते हैं सीआईबी की बुक से। तो अभी जेआईबी की बुक से कवर कर रहे हैं। नहीं, इसमें यूनिट नंबर 5 है, फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर में, फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर में। और यहाँ देहरादून में बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है। चलिए, क्लास हमारा चलता रहेगा, बारिश होने दीजिए। हम यहाँ पे ज्ञान की बारिश करने की सोच रहे हैं, बारिश को होने दीजिए। तो फैक्टरिंग, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, जैसे मॉर्निंग में हमने कॉन्सेप्ट किया था कि एक एक्सपोर्टर होता है और एक इंपोर्टर होता है। जिन लोगों को ये चैप्टर आता है वो भी रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ सुनिए और एक एक स्टेप अपने मन में आंसर पहले देके चलिए। जब भी इनके बीच में ट्रेड होता है तो इनके बीच में सबसे पहले होता है एक सेल कॉन्ट्रैक्ट। सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेल होती है, और सेल में क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंपोर्टर को। और इंपोर्टर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि वो पेमेंट कैसे करेगा। वो पेमेंट या तो इमीडिएटली कर देगा या पेमेंट वो क्रेडिट पे, क्रेडिट में पेमेंट, क्रेडिट में पेमेंट के कई तरीके होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट तरीका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। और बिल ऑफ एक्सचेंज कई बार बता दिया, दो तरह के होते हैं, एक होता है साइट बिल और एक होता है यूजांस बिल, ठीक है। इस यूजांस बिल में जो इंपोर्टर है वो प्रॉमिस करता है टू पे डे आफ्टर शिपमेंट। और मॉर्निंग के लेक्चर में हमने बताया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शिपमेंट की डेट से होते हैं। शिपमेंट की एक वो डेट होती है जिसमें कुछ एक्शन होता है और उसको जस्टिफाई करना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इस डेट से वो यूजांस पीरियड में भी 30 डेज, 60 डेज, 180 डेज, जो भी उनके बीच में एग्री होता है वो मिलता है उसे, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सब बातें होने के बाद गुड्स सप्लाई हो गए हैं, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है इस समय, एक्सपोर्टर के पास है। अगर हम ऐसा कहें कि ये जो एक्सपोर्टर है इनके बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 फरवरी 2021 को, गुड्स सप्लाई किए गए थे 18 फरवरी 2021 को, और बिल ऑफ एक्सचेंज था प्लस 60 डे का। इट मीन्स ये बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट होगी 18 अप्रैल 2021 में बिल ड्यू होगा, ठीक है। इसी बिल ड्यू के बीच में 10 मार्च को एक न्यू ऑर्डर मिलता है सर, न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर मिलता है, और वो मिलता है 50 लाख का। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ये था 30 लाख का। जिसने फर्स्ट वाली सेल करी थी, लेट से सेल करी उसने 40 लाख की, जिसमें से 30 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और कुछ उसने एडवांस दे दिया था, ठीक है। तो ये जो 50 लाख का न्यू ऑर्डर है, ये न्यू ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था, उसके पास लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो लिक्विडिटी की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी उसके पास, तो वो क्या करेगा, उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। क्या करेगा वो, फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले वो बैंक जाएगा, बैंक जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कराने, डिस्काउंट कराने, नंबर एक। नंबर दो, अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज वो सीसी लिमिट लेना चाहेगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन उसके पास होते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कराने में
फुल अमाउंट डिस्काउंट होता है। फुल अमाउंट डिस्काउंट का मतलब जो 30 लाख का बिल है वो बैंक को देगा, बैंक उसको रखेगा और बैंक उसको 28.5 लाख जो भी कुछ है वो पेमेंट कर देगा। और रिमेनिंग पेमेंट जब आपका वो डेट आ जाएगा, जो हमारा ड्यू डेट था जून वाला, वो कब है? अप्रैल वाला, 18/4 को। 18/4 को ये कलेक्शन में जाएगा। कलेक्शन में जाएगा। कलेक्शन में किसके पास जाएगा? इंपोर्टर के पास जाएगा और इंपोर्टर ये पेमेंट बैंक को देगा। और जब इंपोर्टर पेमेंट बैंक को देता है तो वो जितना पेमेंट होता है वो काट लेता है और बाकी जो है अपना कमीशन में एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, डिस्काउंटिंग। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था? दूसरा ऑप्शन था सीसी लिमिट का। तो सीसी लिमिट में क्या होगा? सीसी लिमिट में जब वो लेके जाएगा तो हमारा नया नया प्रोबेशनरी ऑफिसर उसको 5-6 बार पलट के देखेगा और उससे कहेगा तो नहीं, उसे समझ में ही नहीं आएगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है आप रख दीजिए, कल देखेंगे इसको, कल आ जाना आप। कल वो दोबारा आएगा तो बोलेगा कि आज मैं जरा इंस्पेक्शन करने चला गया था और शनिवार इतवार की छुट्टी है, आप मंडे को आ जाना। ठीक है, और इस तरह करके 7-8 दिन लगा देगा, 7-8 डे लगा देगा। और इन 7-8 डेज में उसका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट की अपनी प्रॉब्लम है, सीसी लिमिट की अपनी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो बैंक में आना पसंद नहीं करता। अच्छा ट्रेडर, आपके पास वही ट्रेडर आते हैं जिनको कहीं से कोई फाइनेंस नहीं मिल रहा और वो ट्रेडर भी उतने अच्छे नहीं है, तो वही बैंक में धक्के खाते रहते और उनको 2-4 महीने में एक एप्लीकेशन लेने के बाद लोन मिल जाता है। 10 लाख का मांगता है तो 1 लाख का लोन बैंक दे देता है उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर फाइनेंसिंग। अगर इंडस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है अगर, तो उसके पीछे जो एंटरप्रेन्योर हैं, बोरोवर नहीं बोला मैंने, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमिता यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको टाइम से एडिक्वेट फाइनेंस नहीं मिलता है। बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट है। आप बैंकर हैं, आपको बुरा लग सकता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है उसके पास। सेकंड ऑप्शन खुले। इसी ऑप्शन को खुलने के लिए एक कमेटी आई, कमेटी ने डिसाइड किया कि इनके बिलों को फटाफट डिस्काउंट जैसी सर्विस देने के लिए एक अलग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले जाए। ठीक है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पे स्केलेटन बना रहे हैं आपके सामने। सेकंड ऑप्शन में एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FI लिख दिया मैंने। ठीक है, इस FI को बोला गया कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो मार्च में न्यू ऑर्डर आया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के जाए। और यहां ध्यान से सुनिएगा, जब वो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है तो सबसे पहले वो 24 आवर में यस या नो कहता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 80% फाइनेंस। थर्ड लेजर एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं अभी माइक खोलूंगा, सबके एक साथ पूछिएगा। ठीक है, फोर्थ एडवाइजरी। फिफ्थ लीगल हेल्प। सिक्स्थ क्रेडिट रिपोर्ट। इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, और ये जो सर्विस दे रहे हैं इन सर्विसेज को हम बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विस। फैक्टरिंग सर्विस में है बेसिकली कुछ नहीं, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसको लेना
और उसको जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको फाइनेंस वो पैसा दे देना। ठीक है, अब ये जो वहां पैसा देगा वो रुपीज में देगा, रीजन समझिएगा। यहां से जब गुड्स दिया तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, जिस कंट्री में वो रहता है उस कंट्री में दिया। ठीक है, लेकिन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इसने अपने पास रखा हुआ है और इसने बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दे दिया, उसके इक्विवेलेंट जो रुपीज में है इसको यहाँ पर रुपीज मिल गया। ठीक है, और एक ड्यू डेट पे ड्यू डेट हमने इसमें 10th ऑफ अप्रैल रखी थी, ये जो भी थी अप्रैल रखी थी। ड्यू डेट पर ये बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है। ये कौन भेज रहा है? एक्सपोर्टर, वो फैक्टर इंपोर्टर को भेजता है, और जब कलेक्शन के लिए भेजता है तो यहां से इस कलेक्शन में जो भी है पेमेंट वो इधर आ जाती है, और इसमें से ये वाला पेमेंट माइनस करके रेस्ट पेमेंट ये इधर दे देता है। ठीक है, करेंसी का ये डिपेंड करता है कि वो बिल किस में हो सकता है, वो रुपीज में उसने बिल लिखा हो। अगर उसने रुपीज में बिल लिखा हुआ तो उसकी जो कलेक्शन होगा वो रुपीज में ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फिनोमिना है, पूरा होता है। इस फिनोमिना को फैक्टरिंग बोलते हैं। मुझे अब भी याद है कि जब हमने बैंक में ऑफिसर का एग्जाम दिया था 2001 में, तो उस समय एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज फैक्टरिंग। तो अब आप लगा लीजिए कि आज से 20 साल पहले वो फैक्टरिंग हम क्या समझते होंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आया था, तो आज भी ये रेलिवेंट है, आपके एग्जाम में सिलेबस में है, और एक तरह की ये ट्रेडिंग में, खासकर से फॉरेन ट्रेड में बहुत हेल्पफुल होता है। तो क्या बात हुई कि किसी भी बिल को इतनी फैसिलिटी के साथ जल्दी से डिस्काउंट करना, बेसिकली सर्विसेज तो डिस्काउंटिंग की है। ठीक है, अब इसको जितनी रिक्वायरमेंट है, अभी हमने देखा कि ये बिल था हमारा 30 लाख का, तो 80%, तो अगर हम 80% कहें तो हो सकता है कि वो 26 लाख ले 26 लाख लिया, प्लस जो अपने पास था वो लगाया, और न्यू ऑर्डर को उसने क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है इसमें? क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फैसिलिटी है इनमें से कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो कुछ बेनिफिट तो यहां लिख दिए, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इसमें होता है हैसल फ्री होता है, मतलब जल्दी से हो जाता है। ठीक है, दूसरा बोलता है लिक्विडिटी हेल्प मिल जाती है, उसे एकदम से पैसा मिल जाता है वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, फोर्थ होता है टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है उसका। टर्नओवर इंक्रीज होगा तो नेचुरली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और जीडीपी भी ग्रोथ होता है इंडिया का, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी पैसा दूसरे के पास जाएगा तो वो नए ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये इसके कॉमन बेनिफिट हो गए। ठीक है, अभी हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, अब इसके टेक्निकल पॉइंट में आएंगे, और आप लोग बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं, अब आपकी बात थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं, बोलिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ अगर फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है क्या? क्योंकि उसको कुछ लीगल स्टैंड ले सकते हैं क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में? अगर सपोज इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो उसमें सपोज प्रेजेंट भी करते हैं, तो उसके बाद में कुछ हो गया तो उसको सिक्योरिटी सब बताएंगे, और पूछिए, और कोई क्वेश्चन? सर इस केस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको क्या बोलते हैं? इसी को फैक्टर कौन रोल बोलते प्ले करेगा? फैक्टर। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कई सारे फैक्टर हैं, और ये बेसिकली बैंक नहीं है,
ये बैंक ना Subsidiary होके बैंक की सब्सिडरी है, ये बैंक ना होके बैंक की बैंक की सब्सिडरीज हैं। सब्सिडरी। तो बैंक की सब्सिडी से मतलब क्या हुआ, बैंक ने अपना एक अलग यूनिट खोल लिया है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो फील्ड अफसर साहब हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, शुक्ला जी, जो भी कुछ हैं, ठीक है, वो अच्छा, जितने रुको। भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, काफी चीजें स्मूदन करने के लिए, ठीक है, वो कर दी। और इंडिया में जो ये कंपनीज हैं जो फैक्टरिंग का काम करती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरी थ्योरी में आगे आएगा, आप परेशान नहीं हुए, ठीक है। यस सर। ये आपकी सर एक स्क्रीन बार पर विद मैंने ये भी रिकॉर्ड्स दिखा और दिया, विदाउट रिकॉर्ड्स एक बार बताइएगा सर बात। वो आएगा, बिल्कुल, वो तो अभी चैप्टर का पार्ट है, मैं तो अभी बेसिक पे बोला। आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हाँ, इस स्क्रीन में कुछ फैक्टर्स कंपनी के नेम है। आप देखिए कैन बैंक, कैन बैंक फैक्टर से मतलब क्या हुआ, केनरा बैंक ने अपना एक सब्सिडरी खोला हुआ है, IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, BB फाइनेंशियल सर्विसेज, SBI ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, ठीक है, फॉर्मरली ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड नाम था, इंडिया फैक्टरिंग एंड फाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सीमेंस फैक्टरिंग, पिनेकल कैपिटल सोल्यूशन। तो आपके क्या है, ये इनके ये कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और ये बेसिकली एक NBFC की तरह काम करती हैं। ये जितनी कंपनियां हैं एक NBFC की तरह काम करती हैं। अगर आप देखेंगे टोटल फैक्टरिंग वॉल्यूम की फैक्टरिंग सर्विसेज है तो कितना लंबा, इन मिलियंस लिखा हुआ, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। और ये बैंक वाले अगर अच्छा काम कर रहे होते तो डेफिनेटली ये बिजनेस भी बैंकों के पास होता। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में क्या दिखा हुआ है आपको, ये दिख रहा है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो आप देख रहे हैं डोमेस्टिक फैक्टरिंग बहुत हो रही है और इंटरनेशनल फैक्टरिंग कम हो रही है। ठीक है, तो ये हम उसके बारे में अभी बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ से वापस चलते हैं अपने, हाँ, तो फैक्टरिंग सर्विस में कोई बेसिक क्वेश्चन, इतने में से क्वेश्चन, वो आगे वाले क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा अभी। फैक्टरिंग समझ में आ गया, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सपोर्टर को टाइम से 80% तक फाइनेंस करता है। और ये जो लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, लेजर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जैसे आपके वहां FD मैच्योर होती है तो वो क्या करता है, FD को टाइम से वो कर देता है कि ठीक है भाई FD मैच्योर हो गई, इसको वो कर लो। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसी तरह वो लेजर मेंटेन करता है। जैसे मान लिया सपोज कीजिए उसके पास 10/4 का 5 लाख का है, 11/4 का 10 लाख का है, 10 मई का 20 लाख का, तो वो टाइम से इसको सेंट फॉर कलेक्शन टाइम से भेज देता है, क्योंकि उस क्लर्क का या उस ऑफिसर का काम ही ये है कि डेली डेली जो बिल ड्यू होते हैं उनको कलेक्शन के लिए भेज दे। ठीक है, अब अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या रिस्क नहीं होता, बिल्कुल होता है रिस्क। उस रिस्क को कम करने के लिए यहाँ एक पॉइंट लिया, क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट किसकी होती है, क्रेडिट रिपोर्ट ये होती है इंपोर्टर की या बायर की। जैसे हम लोग सिविल रिपोर्ट निकालते हैं, ऐसे ही जो फैक्टर कंपनी है
उसके पास दुनिया भर के जितने भी बायर हैं उनकी एक रिपोर्ट होती है कि हाँ ये बायर ने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, इसने 5 डिफॉल्ट किए, इसका टर्नओवर इतना है, तो एक क्रेडिट रिपोर्ट अवेलेबल होती है। तो जब भी आपको कोई इंपोर्टर मिले, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2005 में तोशिबा का लैपटॉप था मेरे पास एक, तो मैंने इसको उसमें एक ऑनलाइन वेबसाइट में डाला सेल करने के लिए। तो नाइजीरिया से एक मेल आ गया कि हम इसको इंटरेस्टेड हैं और आपका इतने $, लंदन के इस एक बैंक अकाउंट में डाल दिया गया। इत्तेफाक से लंदन में मेरा एक फ्रेंड रहता था, उसको मैंने बोला, उसने बोला इस नाम का कोई बैंक ही नहीं है लंदन में। मतलब मैंने कंसल्ट किया ना, तो उसको वहां का रिपोर्ट पता था, उसने बोला नहीं है। तो ऐसा ही रिपोर्ट कि बायर, हमें तो लगता है कि लंदन से कोई बात कर रहा, अमेरिका से बात कर रहा, बहुत बढ़िया क्लाइंट होगा, लेकिन वो सिर्फ स्पैम के लिए बैठे हुए, बायर की तरह बैठे हुए, और आपसे कहते हैं गुड सप्लाई कर दो। तो इसीलिए पहले वो सर्विसेज को चेक करता है और क्रेडिट रिपोर्ट दे देता है कि भाई इसने अभी तक डिफॉल्ट किया या नहीं किया। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग बहुत देर से हो गया। जी जोर से बोला करो आप लोग। कितना लगभग टाइम हुआ होगा रिकॉर्डिंग हुए हुए? 2 मिनट्स पहले रुकी है सर। अरे बाप रे, बहुत गड़बड़ कर दिया फिर तो आज। 2 मिनट तो नहीं, 2 मिनट नहीं हुआ सर, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। 1 मिनट अरे चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो। हुआ होगा सर। चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि उसकी क्रेडिट रिपोर्ट भी देता है, टाइम से कलेक्शन कराता है। ठीक है, अब बात आती है टाइप ऑफ फैक्टरिंग सर्विस। टाइप ऑफ फैक्टरिंग सर्विस। तो अगर हम टाइप ऑफ फैक्टरिंग सर्विस की बात करेंगे तो कितने तरह की सर्विसेज हमारी जो है इसमें रहती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फैक्टरिंग में सबसे पहले होते हैं डोमेस्टिक फैक्टरिंग। डोमेस्टिक, अभी हमने देखा 90% फैक्टरिंग डोमेस्टिक हो रही है, और होती दूसरी इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल जब भी फैक्टरिंग होगी तो जो हमारा ये जो पिक्चर था वो इस तरह भी हो सकता है, थोड़ा छोटा बना देता हूं जिससे दोनों बन जाए। ए स्टाइल में ऐसा हो सकता है, बी स्टाइल में ऐसा हो सकता है। मीन्स बायर सेलर, सेलर बायर, फैक्टर फैक्टर। यहां पर एक इंटरनेशनल फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेशनल फैक्टर। फैक्टर की हम सर्विसेज लेते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर को भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। वो क्या है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बंदा है इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, अच्छी रिपोर्ट ये देगा। ठीक है, और ये जो है कलेक्शन यहाँ भेजता है, इसके थ्रू आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर वो एक ही फैक्टर है जो दोनों को डील करता है तो इसको बोलते हैं सिंगल फैक्टर सर्विसेज। जैसे स्टैंड बाय एलसी में होता है कोई स्टैंड बाय एलसी की तरह, कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं, स्टैंड बाय एलसी में तो सिर्फ गारंटी ले रहा है, इसमें गारंटी नहीं ले रहा वो। नहीं इसमें तो वो सिर्फ बात नहीं बोला, सिंगल एक फैक्टर काम कर रहा है ना, इसलिए। नहीं, स्टैंड बाय एलसी में ये जरूरी नहीं कि वो किस कंट्री का होगा, केवल वो गारंटी दे रहा है कि ये दोनों का अगर ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा तो जो डिफॉल्ट करेगा उसका मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इधर यहाँ ये गारंटी बिल्कुल नहीं ले रहा है, सिर्फ दोनों से डील कर रहा है डायरेक्ट। और यहाँ पर 2 फैक्टर सर्विस बोलते हैं, सिंगल फैक्टर की जगह क्या बोलते हैं? 2 फैक्टर सर्विसेज। और 2 फैक्टर सर्विसेज में इंटरनेशनल फैक्टर प्लस डोमेस्टिक फैक्टर। ये कुछ एलसी जैसा हो सकता है ये वाला, हालांकि बहुत डिफरेंस है इसमें, क्योंकि एलसी में डॉक्यूमेंट जाते हैं, कुछ होता है, इसमें डॉक्यूमेंट और ट्रेड तो हो चुका होता है, ऑलरेडी ट्रेड हैज बीन ऑलरेडी टेकन प्लेस। ठीक है,
यहाँ पर डोमेस्टिक वाले में डेफिनेटली तीन ही पार्टी रहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का रिपोर्ट उनके पास होता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फैक्टरिंग में आ गई, डोमेस्टिक फैक्टरिंग, इंटरनेशनल फैक्टरिंग। इंटरनेशनल फैक्टरिंग में टू टाइप की फैक्टरिंग होती है, आइदर ऑफ सिंगल फैक्टरिंग और अदर टू फैक्टर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ और फिनोमेना की बात करते हैं कि अगर डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर ऑफ बिल हो जाए। ये जो अभी डिसऑनर ऑफ बिल हम बता रहे हैं, अक्सर जो क्वेश्चन है इसमें से आता है, क्योंकि इसी में कुछ टिपिकल है। प्रोसेस कैसे काम करता है? प्रोसेस में एक टाइम पर इसने यहाँ पर बिल भेज दिया, सपोज 10/4 को बिल भेज दिया। ठीक है, और इसने डिसऑनर हो गया। यहाँ पे अगर ये डिसऑनर हो गया, इस कंडीशन में इसके पास क्या रेमेडी है? इसके पास रेमेडी है कि आइदर ये यहाँ भेजे और यहाँ भेजे। ठीक है, इसको कहेगा भाई ये बिल डिसऑनर हो गया है, आप मुझे पैसा दीजिए वापस, या इसको भेजेगा और इससे कहेगा पैसा दो। ठीक है, अब जो दो ऑप्शन है, यहीं से आपका थ्योरी बनता है आपका। और थ्योरी क्या बनता है? ए केस और बी केस। ठीक है, और ये थ्योरी होता है विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, ये टू टाइप की फैक्टरिंग होती है इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर डिसऑनर नहीं है तो इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर डिसऑनर नहीं है तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसका नाम विद रिकोर्स WR और WOR, ए टाइप की फैक्टरिंग कौन सी होती है इसमें? With recourse. विथ रिकोर्स। with recourse. कोई भी नहीं होती सर। नहीं, विथ रिकोर्स है। ये आपका सेलर है। ठीक है, सेलर्स टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेलर्स टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स विद रिकोर्स। ठीक है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आता है कि रिकोर्स और विद रिकोर्स को बहुत डिफरेंस करके पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, और विद का मतलब होता है, विद रिकोर्स का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो सेलर अपनी बिल को डिस्काउंट कराया था इसने, या बिल की फैक्टरिंग कराई थी, सर्विसेज ली थी, तो उसमें इसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वहां से बाउंस हो जाए तो इसका पेमेंट मैं करूंगा। इसी को बोलते हैं विद रिकोर्स। ठीक है, और दूसरा वाला सर्विस कौन सा है? विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स में क्या है? बाउंसिंग के बाद इसने पेमेंट के लिए दोबारा इस पर एक्शन लिया, बिल नहीं भेजा। यहाँ पे जो दूसरा वाला राउंड है ये एक्शन का है। एक्शन में क्या होगा? वो नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस, सिंपल नोटिस, लीगल नोटिस, नई पेमेंट आएगा तो रिकवरी करेगा, जो भी इसका प्रोसेस होता है, जैसे हम लोन की रिकवरी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और जो विदाउट रिकोर्स होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? बोलिए। कॉस्टली है। कॉस्टली कॉस्टली होगा, होता है, महंगा होता है। यानी उसमें वो कहता है कि भैया 0.25% और लगेगा, अगर मैं खुद और अगर बाउंस भी हो जिम्मेदारी जाएगा लेता हूँ तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। है ना? सर, जो टाइम पीरियड की बात है 150 डेज में होता है, वो टाइम पीरियड कैसे, कब भेजता है वो?
90 डेज में भेजेगा या ग्रेस पीरियड के बाद भेजेगा, वो थोड़ा बताइए हाँ, जो रूल है जी। उसमें तो जो रूल बिल कलेक्शन के रूल्स हैं वही लागू हो। तो मैं यहाँ तो मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो भी बिल कलेक्शन के रूल्स होते हैं वो अगर उसमें ग्रेस पीरियड है तो ग्रेस पीरियड के बाद ही भेजेगा वो। ये बिल उसका के पर्टिकुलर है ना टाइप 90 में डेज और मैक्सिमम 150 डेज हो सकता है, ये है ना कुछ पढ़ा था कभी। 90 डेज और 60 डेज ग्रेस पीरियड हो सकता है, मतलब 150 डेज टोटल हो सकता है मैक्सिमम पीरियड। वो डिपेंड करता है कि ट्रेड किस तरह का है, कौन सी कंट्री से, बहुत सारी कंडीशन है। अभी क्या है, एक्सपोर्ट के लिए लिबरल किया हुआ है। ग्रेस पीरियड 3 मंथ का होता है, 3 डेज का होता है ग्रेस पीरियड। वो बिल नहीं, अलग है ये। नहीं, बिल तो वही है ना, ना बिल तो वही है, केवल उसका बिल का डीलिंग करने वाला ऑफिस दूसरा हो गया। बिल के सारे रूल वही हैं। अगर फैक्टर भी इसको कलेक्शन के लिए भेज रहा है तो उसमें वही रूल फॉलो करेगा जो बैंक फॉलो करता है। मैंने सर नोट बनाया था, जैसे मैक्सिमम पीरियड हो जाएगा जो फैक्टरिंग का 150 डेज इंक्लूडिंग 60 डेज ग्रेस पीरियड। मतलब आपका अकॉर्डिंग ये है कि 90 प्लस 60 का है। 60 जी जी। अच्छा, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो प्री शिपमेंट है, प्री शिपमेंट में जो टाइम दिया गया है वो प्री शिपमेंट का जो फाइनेंस है उसका 180 से लेकर के 360 डेज तक दिया गया, ठीक है। और इधर जो है पोस्ट शिपमेंट में 90 टू 180 डेज दिया गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है, ये दोनों फाइनेंस कौन करता है? बैंक, ठीक है। अच्छा, जब सेलर और बायर के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, इसमें क्या बैंक आ रहा बीच में? नहीं नहीं सर। नो नो सर। नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सिंपल ट्रेड ट्रेड क्रेडिट है कि कितने टाइम तक दिया जा सकता है ना। जी। मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसका सही आंसर देने की। सर बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर लिखता है या बायर लिखता है या दोनों ही लिख सकते हैं? सेलर लिखता है, बायर एक्सेप्ट करता है। या ऐसा वैसे नहीं कि इसके बायर। हाँ, हाँ सुनो, लिखने की बात यह है कि भैया प्रिंट आउट चाहिए ना, हाँ। तो प्रिंट आउट तो कोई भी निकाल सकता है। अच्छा सर। लेकिन एक्सेप्टेंस कौन करता है, ये क्वेश्चन का आंसर बायर। फिक्स है। हाँ, बायर बायर करेगा वो करता तो। है, बायर करता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मैक्सिमम पीरियड मैं निकाल रहा हूँ, इसमें कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी इस बीच में कहीं देख सकते हैं अगर कहीं से आपको। सर वन ये स्मॉल सर डाउट सर। बिल ऑफ एक्सचेंज तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ ना, बिल्कुल है। तो वही रूल लगेंगे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लगता है। ये एडवांटेजेस है जो ग्रेस पीरियड है सर, एडवांटेजेस में यही है कि जो कस्टमर को ग्रेस लार्ज पीरियड भी मिल जाता है उसको वापस करने के लिए पैसा, ये नहीं, बात भी है एडवांटेज इसमें। तो यही है कि उसको टाइम मिल गया, जी ठीक है। वो टाइम है 90 प्लस 60 डेज ऐसे ग्रेस पीरियड के साथ। नहीं, ये मैं भी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करना चाह रहा था उसको, हाँ ना कहीं बोलिए से मिल जाए तो देखिए। सब लोगों के लिए ठीक हो जाता ना। हाँ, एक और कोई डाउट पूछ रहे थे, वो पूछिए तब तक। सर मीन्स वॉट एवर मीन्स फैक्टरिंग प्रोसेस है सर, दिस पार्ट दिस ये तो अभी वर्किंग कैपिटल के साइकिल के अंदर ही आ रहे हैं ना सर पूरे। whenever another NBFC does factoring, it becomes double financing on another side. Means another point, sir. Whenever this MBA बड़े-बड़े फाइनेंस रहते ना सर, पर वो ठीक चार्जेस है, भी रहता है मैं कुछ MBA बात में। आपकी समझ गया हूँ, मैं भी आंसर देता हूँ इसको।
means चलो तब तक whenever इसका purpose किसी को charges आंसर is मिले there, तो sir, what is the legal communication means हाँ एक NBFC दे रहा है सर, अभी परिपक्व एग्रीमेंट दो MBA में नहीं मैं बैंक के बता अंदर हो रहा है। ठीक ठीक एक चीज, पहली बात तो डबल फाइनेंसिंग वाला क्वेश्चन है आपका। डबल फाइनेंसिंग नहीं है, रीजन समझिए। देखो सेलर का यहाँ से गुड्स गया 50 लाख का, 20 तो उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया और 30 का उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। और ये इसको जो आपका सेलर है, सेलर को ये 30 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है और वो फैक्टर से फाइनेंस करा रहा है, तो सेलर ने इसका सिंगल फाइनेंस लिया है और डबल फाइनेंस नहीं ले सकता, क्योंकि उसको डबल फाइनेंस लेने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज 2 जगह देना पड़ेगा, तो 2 जगह तो दे नहीं सकता और बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनल रखा जाएगा। तो डबल फाइनेंसिंग नहीं है, उसको लिक्विडिटी को का जो क्रंच है उसका प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फैसिलिटी दिया गया है, तो डबल फाइनेंसिंग इसमें नहीं होता है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज ये जेन्युइन है या फिर डुप्लीकेट, ये कैसे पहचाना जाता है? देखो जब तक आप किसी की सर्विसेज नहीं वो कर रहे हैं तब तक तो आपका रिस्क है, यानी सेलर और बायर का रिस्क है। बायर का रिस्क तो नहीं है खैर, लेकिन सेलर किसी को भी अगर क्रेडिट पे गुड्स देता है तो सेलर उसको जानता है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है तो अपने सामने सिग्नेचर कराता है और वो जानता है इसके ओरिजिनल सिग्नेचर है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जब ये एग्रीमेंट होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर में उसको टाइप करके प्रॉपर करके उसको रखता है अपने पास। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी ट्रेडिंग होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी इशू होता है तो दो लोगों के जब अच्छे रिलेशन होते हैं तभी इशू होता है, अदरवाइज वो क्या करता है, जब अननोन होता है बायर तब क्या करता है वो? तब लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है। एलसी बिल्कुल एलसी करता है। एलसी जो है वो इसी का बहुत सुपर फिनोमिना है। एलसी में वो बैंक को इन्वॉल्व कर लेता है, इसमें जी। बैंक को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। और वैसे भी जो फैक्टर है वो ट्रेड के बाद सीन में आता है। जी। हाँ एक चीज कर सकता है कि ये जो सेलर है, ये सेलर पहले पार्टी का क्रेडिट रिपोर्ट ले सकता है। किससे लेगा? सेलर से लेगा बायर का, फैक्टर से लेगा फैक्टर से लेगा और उसका कुछ फीस दे देगा। तो एक काम कर सकता है कि फैक्टर से उसका रिपोर्ट निकलवा करके उस रिपोर्ट को देख के कि रिपोर्ट अच्छा आया है तो ट्रेड कर लेगा। ऐसा कर सकता है, जैसे सिबिल का रिपोर्ट निकालते हैं ना बैंक वाले, सर मतलब ऐसे ही जो सेलर भी है। तो मतलब जब फैक्टरिंग यूज करते हैं अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज की ही फैक्टरिंग यूज करते हैं। बिल्कुल हाँ, और कुछ ही का नहीं करते और कोई काम नहीं करते वो। ठीक। अभी सर, हमने और बताया एक था कौन कौन सी बात- सर्विसेज देते हैं। देखो ये जो सर्विसेज हमने लिखाई इसमें लीगल हेल्प क्रेडिट रिपोर्ट वाली सर्विसेज, और लीगल हेल्प वाली सर्विस सिर्फ उसको देते हैं जिसने उसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग करा लिया। लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट की सर्विस वो पहले भी दे सकते हैं फीस लेकर के। ठीक है सर, अभी जो एक्सेप्ट करने के बाद बोले, आप बोले सेलर एक्सेप्ट करेगा। हाँ, बिल ऑफ सर, जैसे एक्सचेंज का buyer बेसिक का- फिनोमेना क्या होता है? ना सर जैसे बायर का क्रेडिट इन्फॉर्मेशन Buyer- रिपोर्ट निकलवाते हैं हाँ, Buyer एक accept मिनट करता है। पहले इनका जो क्वेश्चन पूरा सेलर होने दो। एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये तो सेलर एक्सेप्ट कराएगा बायर से, सेलर बायर लिख एक्सेप्ट के नहीं देगा ना करता है, मेरे को। बायर एक्सेप्ट करता है। आप अभी बोले नहीं। सेलर एक्सेप्ट करेगा। नहीं ना seller। बायर, बायर एक्सेप्ट करते हैं। अगर अभी मैंने सेलर बात लिखा हुआ है तो सेल- बोला है तो गलती से बोला होगा। हाँ वही कंफ्यूजन हुआ वही। हाँ, इम्पोर्टर एक्सेप्ट, लेकिन प्रोमिसरी नोट में ये करेगा सेलर। नहीं दोनों में ही इम्पोर्टर करता है। अच्छा, प्रोमिसरी promissory नोट note में देखो हाँ। सुनो, क्रेडिटर कौन है ये बताओ, डेटर कौन है? डेटर इंपोर्टर बस वही करेगा। ना। प्रोमिसरी नोट में इंपोर्टर लिख के देता है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ करके ये करके देगा, ये लिखेगा ना, ऐसे नहीं। हाँ तो इम्पोर्टर डेटर ही तो है। हाँ, इंपोर्टर लिखेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सपोर्टर। वो लिखने का मतलब वही एक्सेप्ट करता है, मतलब अच्छा। मैं आई प्रॉमिस टू पे उसके बाद साइन करता है ना जो वो।
जी जी। वो सिग्नेचर ही तो एक्सेप्टेंस है। अच्छा, अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट? बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर मतलब ये करते हैं, वही तो वही बात तो हो गया। ऊपर आप बताइए। क्या हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज में गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा सर। हाँ, गुड्स या सर्विस का मूवमेंट होता है हाँ और वही इधर से बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। और सर बिल ऑफ Bill एक्सचेंज एक negotiable by creditor and हाँ, promissory और note is made by प्रोमिसरी debtor. नोट में इधर से मनी जाता है, गुड्स नहीं जाता है, और उस मनी को रिटर्न करने का प्रोमिसरी नोट होता है। ये कई लोगों को ये फर्क नहीं पता होता है, ठीक है? नहीं पता था। तो जब बैंक में डीलिंग होता है, आप बोरोवर से डील करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज लेते हैं उससे? नहीं सर, प्रॉमिसरी नोट लेते हैं। प्रोमिसरी नोट लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर लेते हैं तो किस काम के लिए लेते हैं? गुड्स एंड सर्विस के लिए। नहीं, अगर उससे बिल ऑफ एक्सचेंज कभी मांगते भी हैं तो उसका लिमिट बनाने के लिए लेते हैं। अच्छा, और उसको क्या करते हैं आप बिल ऑफ एक्सचेंज को? जेआईबी वाले आंसर दीजिए, कौन सा चार्ज क्रिएट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे? सर्विस सर। हाइपोथिकेशन, बुक डेट। बुक डेट होता है। बुक बुक डेट में डेटा था वो वाली बात। हाँ। नहीं नहीं, वही आपने आंसर सही लिया, मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए बुक डेट लिखा। हाइपोथिकेशन होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हाइपोथिकेशन होता है। बुक डेट जो होती है उसको हाइपोथिकेट करते हैं कि नहीं ये हमारा है करके, ठीक है। तो इसमें चार्ज क्रिएट होता है हाइपोथिकेशन का, ठीक है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में भी यूज होता है? दोनों में यूज हो सकता है, बिल्कुल। ठीक सर। एलसी में हमेशा बिल अभी, हाँ, आज सुबह लेक्चर जब हमने एलसी का लिया था तो उसमें एक पॉइंट छूट गया था। एलसी जब होता है वो तो बैंक के थ्रू आ रहा है, लेकिन उनके बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज भी साइन होता है। किनके बीच में? सेलर इम्पोर्टर। और उसमें बिल्कुल प्योर कंडीशन होती है कि आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स, मींस शिपमेंट ऑफ गुड्स होने के बाद ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिंदा होता है, उससे पहले उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स क्लियर हो गया? तो पीरियड वाला नहीं मिला ना सर? कौन सा वाला? मैं थोड़ा समझाने लगा था, किसी ने देखा? मैक्सिमम पीरियड वाला। हाँ सर देखा, मगर तो कभी मिला नहीं। 90 + 60 ऐसा कुछ तो मिला नहीं। मिला है? नहीं सर। कहीं ऐसा भी दिख नहीं पा रहा, आप लोग देखिएगा, कहीं हो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। सर इंटरनेशनल ट्रेड में अगर इसमें तो माने करेंसी का मिसमैच भी रहता है, वो वाला कैसे? वो एक रिस्क कैटेगराइजेशन का एक अलग कैलकुलेशन बैंक बेसिल मेंटेन करने के लिए करता है। नहीं नहीं, ठीक मैं है, वो नहीं बोल रहा। जिस डेट में एग्रीमेंट हुआ है उसमें तो जो आप शायद एक्सचेंज रिस्क अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। तो उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक होता है। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मींस फ्यूचर का रेट तय हो जाता है। अभी जब आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये इसको देखिए जरा, इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लिया सेलर बायर, और इसने एक हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया डॉलर का, ठीक है, $5 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, इसने अपने पास रख लिया, ठीक है। और इसका जो ड्यू डेट है वो 15 अप्रैल 2021 है, और ये इसने दिया था 15 फरवरी को, यहाँ दे दिया। अब इसके बाद ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के बैंक जाता है, और बैंक जाके कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है?
फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे जेआईबी सीआईबी वाले सब लोग मिलके, उस समय ये सीन आपको याद आएगा। वो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए लेके जाता बैंक में, कहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लीजिए। और बैंक जो है, और ये सपोज कीजिए 15 मार्च को जाता है, बैंक जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट के लिए बुक होगा? 15 तो जो अप्रैल आज का रेट है, बैंक क्या करेगा, उस रेट में या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा। प्लस किस कंडीशन में करेगा? प्रीमियम प्रीमियम और डिस्काउंट किस में करेगा? माइनस करेगा डिस्काउंट में। और यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम पे लिखता है 49 पैसा और डिस्काउंट में लिखता है 42 पैसा। ठीक है, तो 15 अप्रैल को वो रेट, वो फ्लैक्चुएशन ऐड करके अगर प्रीमियम पे करता है तो 49.63 प्लस 49, तो ये जो रेट है इसमें फ्लक्चुएशन को इंक्लूड कर लिया उसने। और इतना रेट से इस रेट का पैसा देगा या लेगा उससे? बोलिए। देगा देगा देगा, देगा रुपीज में। ठीक है, रुपीज में इसको दे देगा। और कलेक्शन कब कराएगा वो? 15 अप्रैल में। अब 15 अप्रैल में रेट कुछ भी हो, ये भी हो सकता है 49 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है। इसका जिम्मेदारी उसका नहीं है, बोरो उसका कस्टमर का, क्योंकि उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज ही बुक किया हुआ है और फ्यूचर डेट के लिए किया हुआ है। ठीक, तो ये जो इस तरह से फॉरवर्ड बुक करना, टेक्निकल भाषा में फॉरेक्स में क्या बोलते हैं सर, कि कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बुक करता है, इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? हेजिंग कराना, एक्सचेंज रिस्क को हेज करने के लिए। रिस्क को हेजिंग बोलते सर। हेजिंग, कि कहीं ऐसा ना हो उस दिन प्राइस बहुत डाउन हो जाए, तो अगर उसे डर लगता है तो वो जितना उम्मीद करता है अगर उसे आज मिल रहा फॉरवर्ड उतने बुक कर लेता है। अब उस दिन चाहे ज्यादा जाए या कम जाए, उसने हेजिंग कर लिया, अपने अपने रिस्क को, अपने नुकसान को या फायदे को एक लिमिट पे ले आया हो। ठीक है, हेजिंग फैसिलिटी बोलते हैं। सर और दो टर्म आता है, एक डेरिवेटिव्स और एक क्रिस्टलाइजेशन, और ये दो एसोसिएटेड है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। ये नहीं, डेरिवेटिव तो बताते हैं। जो अभी हमने बताया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना, ये फॉरेक्स की दुनिया में डेरिवेटिव है एक। देखो, डेरिवेटिव को समझो। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी के बाई प्रोडक्ट। फॉरेक्स एक प्रोडक्ट है, फॉरेक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं यहाँ पे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। उसका रीजन ये है कि ये पार्ट ऑफ एलसी है, पार्ट ऑफ एलसी है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ फैक्टरिंग भी हो सकता है। इसको सुनिएगा जरा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, अब मॉर्निंग में हमने देखा था कि जब ये पूरा डील हो जाता है और ये बंदा जो ये वाला है, ये बंदा 5 लाख डॉलर का एलसी था ये, ठीक है, और इसने कहा था मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है, उससे आप एलसी मंगा लीजिए, मैं आपको जैसे ही एलसी आएगा उस दिन दे दूंगा। ये किसी के साथ बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा अपनी ड्राइंग का पूरा यूज कर रहा है। अरे हालांकि मैंने अब हटा दिया है, डिसेबल कर दिया, चलो अब वो नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 5 लाख डॉलर का साइट बिल है। 15th of आपका आवाज June चला गया था 2020। मेरे यहाँ पे, मेरा ही शायद आवाज का प्रॉब्लम था। और एक बार अभी ठीक चल फर्स्ट रहा है। बोल दीजिए ना। हाँ बोलता हूँ, 5 लाख डॉलर का बिल है, 15th of June को ड्यू है, लेकिन ये जो
इम्पोर्टर है इसका पेमेंट 15 जुलाई तक नहीं करता, लेकिन इधर पेमेंट जो आपका ओपनिंग बैंक है वो कौन सी डेट में कर चुका है? 15 जून 15 जून को कर चुका है, कर चुका है। $5 लाख दे चुका है, लेकिन ये नहीं दे रहा। तो बैंक ने, आरबीआई ने बैंकों को फ्री कर दिया है। क्या फ्री कर दिया? कि आप कितना वेट करेंगे इसका। ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि बैंक ने ये $5 लाख कहां से किया हुआ है? खुद से दिया सर, मार्जिन मनी अकाउंट, एलसी मार्जिन मनी, एलसी मार्जिन मनी अकाउंट से करता। मैंने सुबह बताया था आपको कि उसने वो अकाउंट यहाँ सर उसको डेबिट करके यहाँ पर $5 लाख इधर पहुंचा दिया। लेकिन ये क्रेडिट भी तो होना है ना, नहीं तो एलसी मार्जिन मनी अकाउंट डेबिट ही चलता जाएगा। और क्रेडिट कौन सी डेट को होना था? 15 जुलाई। 15 जुलाई। हाँ, और नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोसेस होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उस दिन क्या करेगा? 15 जुलाई को वो जो आपका इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आ गया सर। जो आपका इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर के अकाउंट को डेबिट करेगा और ये डेबिट करके इधर क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा। और ये जो डेबिट करता है उसको बोलते हैं क्लीन ओडी। क्या बोलते हैं? क्लीन ओडी का रेट लेगा। और एक और अच्छी बात है, ये जो डेबिट करेगा, ये डेबिट करेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस। और ये इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ये प्लस 90 डेज बाद क्या हो जाएगा? ड्यू। एनपीए सर, एनपी हो जाएगा। ड्यू तो यहाँ 15 को हो गया था। ठीक है। और ओवरड्यू 15 जुलाई से हो गया था। ये प्रोसेस समझ में आया? सर तो जो क्रिस्टलाइजेशन होगा सर, रिपीट करो ना एक बार इसको। एक्सपोर्ट सर, बिल का रिपीट जो करो। क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वो 15 जुलाई पे जो रेट ऑफ ये अपना एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पे होगा ना सर? बिल्कुल होगा। मतलब बैंक नुकसान नहीं उठाएगा। रेट वाला मैकेनिज्म एक अलग बात है। अच्छा। मतलब वो जो बैंक का फिनोमेना है, उस दिन का जो प्रिवेलिंग रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंग वो उससे पैसा ले लेगा। या हेजिंग भी करा सकता है ना सर? इम्पोर्टर ने हो सकता है पहले से ये किया हो कि मैं इस रेट पे नहीं, ये नहीं करवा सकता। इसमें नहीं, ये तो डिफॉल्ट है ना। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। बैंक अपना रिकवरी करेगा, इंटरेस्ट लेगा, रेट भी ऐसा लगाएगा, नुकसान नहीं उठाएगा बैंक भी। ठीक है। बैंक बिल्कुल नुकसान नहीं उठाएगा। तो एक अभी रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार और बता दीजिए, तो मैं एक बार और बता देता हूँ इसको। सुनिएगा कि एलसी का जो पेमेंट है बैंक को 15 जुलाई तक नहीं मिला। मिलना था उसे कौन सी डेट में? जून को 15 तक नहीं मिला। अब बैंक ने इतना वेट किया। ये जो वेटिंग पीरियड है ये बैंक पर डिपेंड करता है, बैंक पॉलिसी पर डिपेंड करता है। पहले क्या होता था, ये 30th डे होता था। पुरानी बुक में 30th डे लिखा हुआ है। अभी क्या है, ये इसको बोल दिया गया है कि आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसका वेट करिए। तो बैंक ने 15 जुलाई को इसका एक अकाउंट खोला। उस अकाउंट का नाम क्या दिया? क्लीन ओडी किया उसको। उसका अकाउंट से रुपया डेबिट किया और उतना जो मार्जिन मनी का अकाउंट था उसके इक्विवेलेंट में उसको 0 कर दिया। सर लेकिन ये होने के बाद में उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा?
वो एनपीए होगा, एनपीए के बाद नोटिस होगा, रिकवरी होगा, नहीं रिकवरी होगा तो राइट ऑफ होगा और लॉस होगा, बिल्कुल उस तरह से जैसे वो एक लोन को करता है। आपका एटीएम से कभी डेबिट हो जाए, ओडी हो जाए तो क्या करते हैं? एटीएम से ओडी होता है कभी? कभी कभी हो जाता है। हो जाता है सर। हो जाता है, और अक्सर वो उस कंडीशन में होता है जब बैंक से डेबिट और एटीएम से डेबिट बिल्कुल एक ही समय पर हो जाए, तो उस समय कभी कभी हो जाता है, या कभी कनेक्टिविटी फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं? उसको बोलते हैं भैया जमा करा दे। ठीक है, जमा करा दिया, नहीं कराया, 90 डेज तक नहीं कराया, तो क्या कर देते हैं उसके अकाउंट को? ये जो 90 डेज कब से शुरू होता है सर? जो वेट करने का कैपेसिटी आरबीआई दिया है बैंकों को, जिस दिन उसको डेबिट हो गया उस दिन से, क्योंकि वो ओडी है क्लीन जी, उसको वेरी फर्स्ट डे से वापस करना है। अच्छा, एक चीज और, ये जो एटीएम वगैरह का, चेक वगैरह का पेमेंट जब ओडी हो जाता है तो उसको कौन से अकाउंट से डेबिट करते हैं आप? मतलब क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। आप अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे तो बिल्स पेबल पे भी कुछ अमाउंट पड़ा रहता है, वो इसी तरह का अमाउंट होता है। ठीक है, और सेम प्रोसेस आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है। ये तो एलसी का केस बताया ना मैंने। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ देखिएगा कि यही फैक्टरिंग वाला मान लो, फैक्टरिंग में इधर बायर सेलर फैक्टरिंग ने यहाँ भेजा, यहाँ से नहीं आया, तो कितने दिन बाद ये इसको एनपीए दिखाना पड़ेगा? किसको? फैक्टर को। क्लियर है ना? ठीक है। व्हाट्सएप में सर भेजा था मैं, वो पीरियड वाला 90 डेज 50 डेज व्हाट्सएप में भेजा हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक वो भी है 90 डेज 150 डेज मैक्सिमम। सीआईबी में भेजा है, जीआईबी में? जीआईबी में सब लोग सर स्क्रीन पे देखिए। अनसिक्योर्ड फाइनेंस ही होता है या इसके अगेंस्ट में कुछ कोलैटरल वगैरह भी मांग सकते हैं फैक्टर? अभी भी देता हूँ आंसर मैम। पहले इसको देखिए जरा कि अच्छा, एक चीज और है, जब भी आप कुछ देखते हैं ना, ये जीके टुडे पर भरोसा मत कीजिए। ठीक है, भरोसा करने के लिए आरबीआई की साइट होनी चाहिए सर। मतलब कहीं ना कहीं उसमें आरबीआई का लिंक हो तो अच्छा रहता है। एक जनरल नॉलेज के लिए यहाँ एक वर्ड और बोला, यूजुअली। तो यूजुअली का मीन्स कुछ सर्टेन नहीं, और यहाँ ये भी बोला पीरियड ऑफ फैक्टरिंग इज 90 to 150 डे। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आ गई, देखो 150 डेज तक तो वही दे रहा है, और हो सकता है कुछ दिन उसने भी बिल रखा हो, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 180 डेज होना चाहिए। किसका? सर ये लेमैन के लिए ये वाला इन्फॉर्मेशन सही है। हाँ, लेमैन के लिए ठीक है। Some factoring companies allow even more than 150 days. Factoring is considered to be costly source finance compared to other source of short-term borrowing. यानी बैंक वाला सस्ता है। क्या है बैंक वाला? चीपर है। लेकिन प्रोसेस क्या है बैंक वाले का? लॉन्गर है। ठीक है, स्टाफ के भी तो शादियां होती है ना घर में, इसलिए वो सब काम निपटा के करेगा आपका काम। ठीक है, चलो अब ये जो हमने फैक्टरिंग फोरफिटिंग सब सीखा, इसमें अब हम थ्योरी को देख लेंगे तो हमारी ईच एंड एवरी चीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बुक में है, हालांकि बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो है दिस विल बी विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, लिखा हुआ ना। बट इन इंडिया कौन सी फैक्टरिंग नहीं अलाउड है? विदाउट रिकोर्स नॉट परमिटेड। ठीक है, विदाउट रिकोर्स इंडिया में अलाउड नहीं है,
और इस फैसिलिटी में 85% तक नॉर्मल, उसमें 80% लिखा है, यहाँ उन्होंने 85% लिख दिया, तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, ठीक है। टाइप ऑफ फैक्टरिंग की बात कर रहे थे हम सर। हाँ सर जहाँ पर अप टू 100% होता है फॉरफिटिंग में, वो अभी बताया नहीं मैंने, अभी वेट करिए, आता हूँ मैं उसमें। अभी हम फैक्टरिंग पूरा कर रहे हैं, वो फोरफिटिंग में है। आज की क्लास का एजेंडा है, उसमें हम कवर करेंगे उसको ना, ठीक। तो यहाँ हम बोले थे कि 2 टाइप फैक्टरिंग, एक कौन सी, विद रिकोर्स या रिकोर्स, और दूसरी क्या है, विदाउट रिकोर्स। विजय कुमार राउत, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। आपके घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं लग रहा है। नहीं सर, मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं है इधर। तो आवाज किसकी आ रही थी? पता नहीं। मैं घर से दूर हूँ सर। घर से दूर है, बच्चे मायके छोड़ा है क्या? नहीं नहीं, मेरे घर पे, मैं पेइंग गेस्ट में रहता हूँ अकेला। अच्छा, पीजी में रहता, चल चलो, फिर तो पढ़ाई का बड़ा मजा आता होगा आपको। जी सर। खाना वाना बनाने में टाइम लग जाता होगा सर। पेइंग गेस्ट ना, पीजी है। चलो इस बात में बताऊं, देखो अगर एग्जाम पास करना है तो खाना भी मत बनाओ, और पीजी में रहते हैं तो फिर तो पीजी वाला लीजिए जहाँ खाना भी खिला दे। जी सर। खाना बनाना मीन्स 1 से 1.5 घंटा, और खाना बनाने के बाद प्रॉब्लम आती है बर्तन मांजने में, ठीक है। तो पढ़ाई करना है तो कुछ दिन खाना बाहर से मंगा लो, टिफिन लगा लो, जो टाइम बिल्कुल जितना टाइम बचता है उतने में सो लो। सोलो का मतलब टेक ए स्लीप, माइंड को प्रिपेयर कर लो। हाँ, माइंड को रिलैक्स दे दो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो बुक को, आपको हमारे अलावा भी कोई यूट्यूब चैनल अच्छा लगता हो, उसका स्पीड बढ़ा के, क्या करके, स्पीड बढ़ा के, जैसे तूर सर का जब भी वीडियो देखते हो अगर अवेलेबल रहता है तो उसका स्पीड क्या रखना है आपने? 2x रखता हूँ मैं तो। 1.5 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। और वो लर्निंग वो सेशन वाले सर का देखते हो तो 1.25, ठीक, ठीक है ना। तो ये दो ही, मतलब मैं अगर बात करता हूं कि ये दो ही लोग कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है। और बाकी लोग जैसे CIB विद अशोक सर हैं, तो उनका रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। रिवीजन का मतलब कोई टॉपिक आपने कर लिया है अगर, तो उसको भी फास्ट कर सकते हैं, 1.25 तक ले सकते हैं, और उसको कान में लगा लो, वीडियो मत देखिए, बस सुनते हैं, वो रिवीजन में हेल्प कर सकता है आपको, ठीक है। सर वो सब क्या फ्री है? फ्री है क्या सर उनका सर? हाँ फ्री है उनका, वो मोबाइल ऐप में भी है उनका, ठीक है। बस हमारे अलावा सबका फ्री है। नहीं सर, ठीक है। फिर में तो आपका भी फ्री आ रहा है। हाँ हमारा भी फ्री आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 दिन में देख लिया तो ठीक है, ठीक। और अगर आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो आप हमारा ही देखिए, कोई नहीं पढ़ा रहा है ऐसे, ठीक। चलिए, हाँ, तो टाइप ऑफ फैक्टरिंग में रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है। इन रिकोर्स फैक्टरिंग, in the case of non-payment of invoices by customer, the factor will recover the amount advance from the client. बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया। क्लाइंट कौन होता है? इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर सर, एक्सपोर्टर होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्लाइंट होता है क्या? होता है, लेकिन किसका क्लाइंट है ये? सेलर, एक्सपोर्टर का सर, एक्सपोर्टर का। और यहाँ जो क्लाइंट आ रहा है वो किसके क्लाइंट के बारे में बात हो रही है? फैक्टर का क्लाइंट, क्योंकि फैक्टर रिकवरी करने की बात आ रही ना, ठीक। तो फैक्टर को यहाँ क्लाइंट बोलते हैं, एक्सपोर्टर को LC में क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, ठीक है।
द फैक्टर ऑपरेट बाय बाइंग द सेलिंग कंपनी फ्रॉम द सेलिंग कंपनी द इनवॉइस दैट, ये तो खैर सिंपल बात है, कुछ नहीं। डोमेस्टिक फैक्टरिंग की बात आ गई, ठीक है। डोमेस्टिक फैक्टरिंग में उसने पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज को 80% तक फाइनेंस कर दिया। द बैलेंस पेमेंट 20% ऑफ इनवॉइस शैल बी मेड आफ्टर कलेक्टिंग द पेमेंट। तो जब वहां से पेमेंट आएगा तो 20% वहां से आया, बैंक ने अपने चार्जेस ले लिए और बाकी उसको बैंक का चेक से वापस कर दिया, ठीक है। और द बोरोवर और सप्लायर shall submit the bill of exchange along with the क्या इनवॉइस, LR और RR रिसिट, ठीक है। लैंडिंग रिपोर्ट और रिसीट और रेलवे रिसीट जो भी कुछ है, ठीक है। और इसमें इनवॉइस भी देगा। लॉरी रिसिप्ट सर। अच्छा, लॉरी रिसीट, वो BL होना चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, ठीक। हाँ, लॉरी रिसीट जो होता है उसको मैंने मॉर्निंग में क्या बताया था? बिल्टी। हाँ, द मैक्सिमम डेट पीरियड नॉर्मली परमिटेड द फैक्टर इज 150 डेज, ये आ गया। लेकिन यहां पर भी एक बात लिखी हुई है, नॉर्मली, और इसमें इंक्लूडिंग ऑफ 60 डेज, ठीक है। जो आप बोल रहे थे ना उस समय लाइन, ये है वो। जी सर, वही है। ठीक है। और जीके टुडे में और एक बात लिखी थी, क्या लिखा था? कुछ और ज्यादा ग्रेस ज्यादा दिन देते हैं, कुछ जा कम। सकता है। वेरियस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट सच एज डेटर एजेंसी एनालिसिस, जो मैं बता रहा था कि हेल्प करता है। वीकली स्टेटमेंट, सेल्स एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनवॉइस आर गिवन टू द सेलर बाय फैक्टर। ये फैसिलिटीज है, मिसलिनियस फैसिलिटी। बैंक नहीं देता, बैंक तो स्टेटमेंट देने के लिए 5 दिन बाद बुलाता है। टू बी एलिजिबल फॉर फैक्टरिंग सप्लायर्स मस्ट हैव ए मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड। पर फैक्टरिंग सर्विस जो अच्छी नेटवर्थ वाले अच्छे कस्टमर होते हैं उन्हीं को मिलती है, बाकी सब लोगों को धक्के खाने कहाँ आना पड़ता है? बैंक में, ठीक है, यूजुअली। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बोलिए, कोई इसमें ऐसा मैनेजर बैठा है जिसने SME के या मुद्रा के लोन अच्छी पार्टी को 7 दिनों के अंदर कर दिए हो? यस सर। करा यस सर। यस ऐसा सर। तो नहीं था कि 10 लाख देना था, 2 लाख दे दिया जल्दी से उसे? नहीं सर, 10 लाख की। चलो, अच्छी पार्टियों को दे दिया करो, कोई मना नहीं करता, कोई RM DGM कोई मना नहीं करेगा अगर आपने अच्छा लोन दिया हुआ है, ठीक है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी से डर लगता है सर। किससे? स्टाफ अकाउंटेबिलिटी से। अरे कुछ नहीं होता। क्वेरी निकालने लगते हैं सर क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से, फिर रीजनल ऑफिस से अरे क्वेरी। नहीं, क्वेरी तो आपको देना पड़ेगा, क्वेरी तो देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने सर्कुलर ढंग से पढ़ा है तो आधी क्वेरी का जवाब आप सर्कुलर से दीजिए, ठीक है। चलो आगे हैं कि इसमें मैं थोड़ा एक स्ट्रेप्सिल खा लिया मैंने। बिफोर प्रोवाइडिंग एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर एन अरेंजमेंट इज एंटर्ड विद द सप्लायर फॉर असाइनिंग द डेट। अब देखो, हाँ, एक क्वेश्चन ही आ गया जो बुक डेट को था। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट, JIB वालों ध्यान से सुन लो। बुक डेट एक ऐसा सिक्योरिटी है जिसको असाइन भी किया जाता है और हाइपोथिकेट भी किया जाता है, क्या ना, असाइनिंग द डेप्ट, ठीक है, फॉर द परचेजर। और यहाँ पे सब लिमिट ऑफ ईच परचेजर फिक्स एंड सम ऑफ दी सब लिमिट और ओवरऑल लिमिट ऑफ द सप्लायर। तो वो सप्लायर की सब लिमिट की, इस वाले कस्टमर से इतने का, इस वाले कस्टमर से इस तरह से बेसिस बना सकता है, ठीक है। नॉर्मली द चार्जेस ऑफ फैक्टरिंग विल कंसिस्ट, क्या क्या चार्ज लेता है? फाइनेंस चार्जेस फॉर परचेज ऑफ रिसीवेबल्स। अब फाइनेंस चार्ज का मतलब होगा इंटरेस्ट रेट लेगा। क्यों? देखो, आपको तो 18 मार्च को दे रहा है और उसको पैसा कब मिलेगा? तो इतने डे का
30 डे का वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, सर्विस चार्ज लेगा, कलेक्शन चार्ज, फॉल ऑफ एडमिशन चार्ज लेगा। ठीक, जो कि 0.1% से 0.2% हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टरिंग की बात आई थी, तो यहाँ पर इंटरनेशनल फैक्टरिंग इनकम्प्रेस ऑल 4 सर्विसेज। सर डोमेस्टिक प्रीपेमेंट फैक्टरिंग क्लैरिफाइड नहीं है, यहाँ पे ट्रेड विद इन कंट्री कर रहे हैं, दोनों पार्टी हमारी कंट्री से ही है। इनलैंड का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब जहां दोनों पार्टी वो, और कभी कभी ऐसा भी बोलता है इनलैंड एलसी बोली जाती है। तो इनलैंड एलसी या इनलैंड फैक्टरिंग का मतलब है, इनलैंड फैक्टरिंग का मतलब है, या डोमेस्टिक फैक्टरिंग का मतलब है जब दोनों पार्टियां इंडिया की हों। ठीक है, सीआईबी में अच्छा, फैक्टरिंग कौन चैप्टर में से है? ये है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या पेज नंबर, किसी ने खोला अभी तक नहीं? 114 114 114 पे 114 और 115 पे। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज, 4 टाइप की सर्विसेज। एक तो प्रीपेमेंट देता है, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड कलेक्शन। तो क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड कलेक्शन की बात है। क्रेडिट प्रोटेक्शन कौन सी सर्विसेज देता है? वो विदाउट रिकोर्स से। ठीक है, अब स्टेप में क्या है, सबसे पहले ऑर्डर प्लेस होता है, उसके बाद वो लिमिट अप्रूव कराता है कितने का देना है। एक्सपोर्ट फैक्टर इन टर्म्स फॉरवर्ड्स दिस रिक्वेस्ट टू एन इंपोर्ट फोल्डर। इंटरनेशनल वाले में पहले रिक्वेस्ट आई, फिर एक्सपोर्ट फैक्टर ने कहाँ भेज दी वो रिक्वेस्ट? इंपोर्ट फैक्टर में। इंपोर्ट फैक्टर ने अप्रूवल दे दिया उसका, और एक्सपोर्टर ने सामान दे दिया, एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट दिए एक्सपोर्ट फैक्टर को, और उसने उसको पेमेंट दे दी। ठीक है, और ड्यू डेट पर वो पे करता है इंपोर्ट फैक्टर, और वो पैसा वापस कर देता है। उसके बाद इंपोर्ट फैक्टर अप्लाई द रिसीवर, इस तरह से। ठीक है, एडवांटेज में यही आ गया, लो मार्जिन, इंस्टेंट फाइनेंस जिसको हम 24 आवर करते, कस्टमर गेट लार्ज क्रेडिट, ग्रेस पीरियड, ईच इनवॉइस इज फॉलोड बाय द पेमेंट बाय द फैक्टर ड्यू डेट। हर इनवॉइस के लिए अलग अलग फॉलोअप होता है उसका। MIS रिपोर्ट जनरेशन है। और फैक्टरिंग जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टरिंग के फायदे क्या हैं। एक्सेलरेट रिसीवेबल्स टर्नओवर, improve ऑपरेटिंग साइकिल, रिजल्टिंग इन मोर प्रोडक्शन, लार्जर सेल, हायर प्रॉफिट। जो मैंने 2-3 बातें बताई थी ना आपको, उसी का ये टेक्निकल आंसर है। ठीक है, चलो अब आ जाओ फोरफिटिंग पे। अगर आपको फैक्टरिंग आता है तो फोरफिटिंग 2 मिनट में आ जाएगा। क्या होगा कि जो भी LC हैं, इस LC में मैंने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के अगर किसी के पास चले जाए और पैसा पहले ही ले ले, किससे ले रहा पैसा है? फोरफिटर से। ले रहा पैसा फोरफिटर से। ये $5 लाख ले लिया, और इसका जो गुड्स गया और यहां से पेमेंट आया 2 मंथ लेटर। कब आया? 2 मंथ। तो इसका पेमेंट वो वापस कर सकता है। ठीक है, या ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्शन में जब जाता है इसके पास, तो उतना टाइम जो है, इसको टाइम मिल जाता है एक्सपोर्टर को। ठीक है, एक्सपोर्टर को इमीडिएटली पेमेंट मिल गया, लेकिन बिल कब सेंड होगा? ड्यू डेट पर। और फोरफिटिंग LC या बैंक गारंटी सपोर्ट में रहता है, अप टू 100% ट्रेड में ही यूज होता है। ठीक है, और इसमें जो फाइनेंसिंग है वो 100% हो जाती है। ठीक है, दूसरा, ये तभी होती है
जब आपका एलसी या बैंक गारंटी उस ट्रेड में इन्वॉल्व होती है। अभी आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि 100% क्यों कर रहा हो। एलसी का और गारंटी का सपोर्ट रहता है। हाँ, सपोर्ट है पूरा पूरा, उसे पता है पैसा डूबेगा ही नहीं, ठीक है, 100% कर रहा है। और फोरफिटिंग जो होती है ऑलवेज कैसी होती है? विदाउट रिकोर्स। ऑलवेज क्या होती है? विदाउट। ये लिखा हुआ है, द फोरफिटिंग इज ए मेथड डिस्काउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन ए विदाउट रिकोर्स बेसिस। और विदाउट रिकोर्स क्यों होती है? एलसी के अगेंस्ट होती है ना, इसलिए गारंटी होती है क्योंकि बैंक गारंटी या एलसी में ट्रेड है तो कोई डर नहीं होता, और ये मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है। और इंडिया में फोरफिटर केवल एक कंपनी है, उसका नाम है एक्सिम बैंक। क्या है? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या करता है? एलसी के अगेंस्ट जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको डिस्काउंट करने का काम करता है, ठीक है। कुछ देर पहले आपने और बोला ना कि कुछ देर पहले आपने बोला ना यहाँ पे इंडिया में विदाउट रिकोर्स अलाउड नहीं है। वो बोलता फैक्टरिंग के लिए। फैक्टरिंग में तो 80-85% हाईएस्ट होता है। नहीं, वो हाईएस्ट होता है, लेकिन विदाउट रिकोर्स अलाउड नहीं है वहां पे। लेकिन फोरफिटिंग तो विदाउट रिकोर्स ही होता है। हाँ, ठीक। और मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा फैक्टरिंग का होता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि फोरफिटिंग में एटलीस्ट कितनी पार्टी होती हैं? क्या आंसर दोगे? 3 पार्टी। 3, मिनिमम 3। इसमें कितनी पार्टी हैं टिकनर? 4 तो होगी सर, एलसी है तो। 1 2 3 4 5 5 पार्टी होती हैं, ठीक है। क्योंकि शायद बैंक्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, क्योंकि export और एलसी होगी, हाँ, ये भी पार्टी हो जाएंगे उसमें। या पार्टी की तरह ये करो कि कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस में, ऐसे पूछ लो सवाल को, ठीक है। एडवांटेज में 100%, ठीक है, हो जाता है। और इसमें बाकी फोरफिटिंग इंक्रीज द ट्रेड लायबिलिटी। बैटरी कैमरे की बंद हो गई, कोई बात नहीं। ये 100% अपना कमीशन भी तो काटेंगे, तो इसको पार्टी को तो 100% नहीं मिलेगा ना। ये अपना कमीशन अलग देना पड़ता है। कमीशन बिल्कुल वो 100% फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन कमीशन काट के देगा आपको, इंटरेस्ट भी काट के देगा, ठीक है। और ये बेसिक चीजें हैं। चलो अब जो है इसके 1-2 आंसर दे दीजिए और फिर हम आपको थोड़ा फ्री कर देंगे। ये क्वेश्चन बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सेकंड में टाइप ऑफ अरेंजमेंट विच द बैंक पे द सेलर द वैल्यू ऑफ बिल एंड लेटर कलेक्ट फ्रॉम द बायर ऑन द ड्यू डेट इज कॉल्ड। क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग। यहाँ पे कौन है? बैंक है सर। बिल डिस्काउंटिंग। ऐसे ही तो वहां गलत हो जाते हैं आंसर। The type of factoring under which the factor collects back from the seller and the amount paid by him in case of non-payment of bills on due date is called. recourse factoring. देखो यहाँ पर क्या है कि in case of non-payment the bill on due date सेलर से ही ले रहा है, तो क्या बोलेंगे सर? recourse. इसमें क्या होता है?
नियरली 80%, ठीक है, और बैलेंस ऑफ ड्यू डेट। इंटरनेशनल फैक्टरिंग में क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, more than 2 1 or 2 1 और 2, कभी एक भी हो तो मैंने बोला ना सिंगल फैक्टर वाला बताया था। सर ए और बी आपने बोला ना, ए में एक था और बी में 2 था। हाँ तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हाँ वही बोला मैं। ठीक है। Forfeiting provides finance against the exporter receivable to an exporter. without recourse. Without recourse. Forfeiting में always without. Forfeitor age 100% of partners. Intermediate. Yes, sir. एंड इंटरमीडिएट बीच में हेल्प करने वाला है, ठीक है। Forfeiting provides to the exporter against receivables. 100%. Forfeiting enables the exporter to avoid the following risk. कौन सा, हाँ ये बताओ। Yes, sir. Forfeiting is enable exporter. All risk. Currency risk, all risk, sir. Political risk तो नहीं होगा। All, sir. All sir. All. इसका ऑल लग रहा मुझे। रीजन ये है कि करेंसी रिस्क वो क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर को तो इमीडिएट पेमेंट दे देता है ना, Correct. इमीडिएट पेमेंट मिल गया, वो उसको वहां से कितना मिलेगा ये उसके ऊपर डिपेंड हो, इसमें ऑल होगा आंसर। ये क्रेडिट रिस्क पॉलिटिकल रिस्क में क्या करता है, वो उसे क्रेडिट प्रोटेक्शन एक वर्ड आया था पीछे, ध्यान रखा हुआ आपने, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया पूरा। तो इसमें ये बैंक गारंटी का पोर्शन, सर बैंक गारंटी क्या है सर? बैंक गारंटी अलग से कवर करेंगे, ये आपका जब हम लोग टाइप ऑफ सर्विसेज में आएंगे ना, कौन कौन सी सर्विसेज देता है बैंक गारंटी में। बस इस तरह आप समझ लीजिए कि जब भी किसी कस्टमर को किसी को कोई प्रॉमिस करना पड़ता थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी कहता है कि हम आपका प्रॉमिस नहीं मानेंगे, हमको बैंक से लिखवा के दो, तो बैंक लिख के दे देता है कि ठीक है आप उसे 4 लाख का सप्लाई कर दीजिए और आपको जो है अगर ये पेमेंट नहीं देगा तो हम दे देंगे। लेकिन बैंक ये काम कमीशन लेके करता है, कमीशन वो वाला नहीं, टेबल के नीचे वाला। हाँ ये बैंक वाला कमीशन है, ठीक है। वो चार्ज 1% जो सामने बोर्ड में लिखा रहता है इतना % लेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ उसका सिक्योरिटी भी रख लेता है, जैसे उसके पास एनएससी तो एनएससी दे देगा, या वो किसी और की गारंटी लेगा। कई बार बड़े बड़े जो बैंक गारंटी होती है उसमें इक्विटेबल मॉर्गेज भी हो जाता है, ठीक है। और आपने सुना होगा जब टीसीएस या आपका इन्फोसिस में जब जॉब लगता है तो भी वो बैंक गारंटी मांगते हैं, सुना कभी? नहीं सर, नहीं सर। अरे अब तो आपका बैंक भी बॉन्ड मांगने लग गया है। बैंक भी मांगता है ना सर, अब तो बैंक भी मांगता है सर। वो 2-2.5 साल का बॉन्ड रहता है वो, 3 साल। ग्रामीण बैंक तो में बॉन्ड बैंक क्या मांगता होता है 2 है साल का। कि आपसे कहीं बैंक गारंटी ना मांग के सिर्फ बॉन्ड मांगता है, लेकिन इन्फोसिस वाले बॉन्ड से नहीं मानते, वो कहते हैं बैंक गारंटी लाओ। तो कैसे आप गारंटी देते हैं, आप क्या करते हैं, उसका एफडी एनएससी गोल्ड कुछ प्लेज कर लेते हैं और उसको गारंटी देते हैं, उसका 1% 2% कमीशन लेके बैंक खाते में जमा करा देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा 9:10 बैंक गारंटी हम 100% कोलैटरल वगैरह रखते हैं क्या? आपकी आवाज दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। सर जैसे बैंक गारंटी हम 100% अगेंस्ट सिक्योरिटी देते हैं, इशू करते हैं, एलसी के लिए भी हम कुछ कोलैटरल वगैरह लेते हैं क्या? लेते हैं ना, जिसकी लिमिट है उसी को देंगे ना। एलसी के लिए जिसका भी हम एलसी करते हैं 3 कंडीशन में करते हैं, मैं सुबह वाली क्लास को रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो हम उससे एडवांस पेमेंट लेते हैं, ठीक है। अगर हम उससे एडवांस पेमेंट ले रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है। एक केस खत्म हो गया। दूसरा हम उसको फाइनेंस कर देते हैं। अगर हम उसको फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस अगेंस्ट सिक्योरिटी करते हैं,
मीन्स उसका कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड होता है अगेंस्ट बिल, तो बिल के अगेंस्ट भी हम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेते हैं। बैंक इसमें क्लीन काम नहीं करता है, मतलब उससे कुछ ना कुछ इक्विटेबल मॉर्गेज टाइप का, या कई केसेस में गारंटी भी ले लेते हैं दूसरे की, छोटा केस होगा तो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन किसी का? सर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट रह गया। ये दो चीजें जो हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हमारा जब भी हम फॉरेक्स की क्लास लेंगे वहां कवर होगा। गारंटी हमारा टाइप ऑफ फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी एक चैप्टर है, जेआईबी में है। किसी को पता है टाइप नहीं ऑफ सर, क्रेडिट फैसिलिटी चैप्टर? तो नहीं बताओ सर। तो जेआईबी वाला कहाँ है? टाइप ऑफ क्रेडिट, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग में ऐसा 20 वाले में है 261। कल 7:30 बजे क्लास होगा? कल 8:30 शाम बजे? को क्लास होगा। कल 7:30 बजे नहीं होगा, आज तो संडे था ना, सॉरी, आप लोग बैंक नहीं 8:30 गए थे, बजे। मैं भी नहीं गया था, ठीक है। 8:30 और बजे। जो कल क्लास होगा, हमने आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया है, रात के 8 बजे, और आप जो है अपना स्टडी टेबल पर हो, ठीक है। हाँ सर। और अभी हम क्या करेंगे, अभी यूट्यूब को बंद कर रहा हूँ मैं, जरा यूट्यूब वालों को थैंक यू बोल दो जरा सा, फिर आपसे कुछ अंदर की बात करते हैं। सर आप हाँ। क्या बैंक में काम करते हैं?